नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने आज फिर एक नई क्लास लेके आया हूँ। हम अवस्थाएं पढ़ रहे थे इसके पहले हमने अवस्थाएं पढ़ी। अवस्थाओं में मैं आपको शेषो अवस्था के बारे में बता चुका था। अब आप बालक आपका बड़ा हो गया। देखिए, हमें जो है वो रियल लाइफ से जोड़ के आपको अवस्थाएं पढ़नी है। हम लोग खुद बाल्यावस्था में रहे हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें बाल्यावस्था की याद भी है। तो उन्हीं आधार पर आज हम बाल्यावस्था को, आप जब भी इस क्लास को देखें तो अपने बचपन को याद करें कि जब बाल्यावस्था में आप 6 से 12 साल के थे। 6 से 12 साल की अवस्था आपकी बाल्यावस्था कही जाती है। इसको शुरू के 3 साल जो होते हैं उसे प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, और आपकी जो 9 से 12 साल की होती है उसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। तो जो हमारी उत्तर बाल्यावस्था होती है इसी को कभी कभी पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है, क्योंकि ये किशोरावस्था के पहले का समय होता है, इसलिए इसको आपके पूर्व किशोरावस्था भी कह देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे 6 से 12 साल की एज में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों का कैसा जीवन था, उसी के बारे में ये बात कही गई है। बाल्यावस्था के कुछ उपनाम दिए गए हैं। अब बालक बड़ा हो चुका है। पहले बालक आपके कंट्रोल में था, अब बालक थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, आप पर आश्रित नहीं है। यानी 6 साल का बालक अपने माता पिता पर आश्रित या और लोगों पर आश्रित कम रहता है। तो आपके उपनाम जैसे हैं इनके, तो उपनामों की चर्चा कर लेते हैं। पहले गंदी अवस्था। गंदी अवस्था का मतलब है कि आपने एक प्रचार देखा होगा कि उन्होंने कहा कि डिटर्जेंट का प्रचार आता है कि बालक जो है वो बाहर जाके खूब गंदगी में खेलता कूदता है, बाद में 10 रुपये का डिटर्जेंट लेके उसको साफ कर दिए जाते हैं उसके कपड़े को। तो आपने जब देखा होगा तो उस समय ये देखा होगा कि बालक जो है इस स्टेज में आपके बचपन में ये नहीं देखता कि मैं क्या गंदा होऊंगा या बुरा होऊंगा या क्या होगा। उसको खेल में इतनी रुचि होती है कि ना वो अपने ऊपर ध्यान देता है ना अपने कपड़ों पर ध्यान देता है। तो जब भी माँ बाप उसे बढ़िया साफ सुथरा भेजते हैं विद्यालय या खेलने के लिए, तो बालक वहाँ पे गंदा होके आता है। उसी गंदा अवस्था को कहा जाता है आपकी डर्टी एज। इसीलिए इस अवस्था को बालक की डर्टी एज कहा गया है, क्योंकि बालक इस अवस्था में कितना भी माँ बाप उसे बढ़िया से तैयार कर दे, राजा बबुआ बना दे, लेकिन वो जब शाम को आएगा तो उसमें आपके गंदी अवस्था में आएगा। आप अपने बचपन को भी याद करिएगा कि आप भी गंदे होकर आते थे। अब आते हैं खेल की अवस्था। सभी ने आपने इस स्टेज में आपने 6 से 12 साल में आपने जो खेल खेले होंगे ना, तो इसके पहले अभी मैंने आपको पहले बात की थी शैशव अवस्था में, तो हमने बात की थी कि वहाँ पर खिलौनों की आयु कहा था, यानी बालक खिलौनों से खेलता है। अब खेल की आयु यानी आपने जितने भी होंगे, उन्होंने कहा कि चिलंगा खेले होंगे, आपने गिल्ली डंडा खेला होगा, आपने क्रिकेट खेला होगा, आपने सबसे ज़्यादा इसी स्टेज में खेल आपने ज़्यादा खेले होंगे। छोटे छोटे से खेल, उन्होंने कहा छुपम छुपाई, उन्होंने कहा आइस पाइस, बर्फ पानी, जितने भी खेल हैं आपने वो सारे 6 से 12 साल की स्टेज में ही आपने खेले होंगे। इसलिए इस अवस्था में हम जितने खेल खेलते हैं इतने ना तो इसके पहले खेलते हैं ना इसके बाद कभी खेलते हैं, इसलिए इस अवस्था को कहा जाता है आपके खेल की अवस्था। ठीक है, अब आगे बढ़ते समूह या टोली की अवस्था। अब बालक बड़ा हो चुका है, मतलब 6 साल का बालक अब वो चाहता है कि मेरा एक समूह हो। जैसे आपने सुना होगा कि आप अपने बच्चे को कभी देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपका बच्चा भी जो है वो भी कहता होगा मेरे पापा स्कूल में दोस्त बन गए, मेरे पापा स्कूल में दोस्त नहीं है, मुझे बुरा लगता है। तो बालक को वास्तव में अब दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता है। इस स्टेज में बालक जो है वो समूह में रहना चाहता है या टोली के रूप में रहना चाहता है। बालक चाहता है कि मेरा एक ग्रुप हो। लेकिन इस स्टेज में एक याद रखिएगा ये बात कि इस स्टेज में जो बालक है उसे समलिंगी समूह में रहना पसंद है। समलिंगी समूह में रहना पसंद होता है। यानी अगर हम बात करें तो बालक जो लड़का है वो लड़का के साथ आपके समूह में रहना चाहता है, और जो लड़कियां हैं वो आपकी लड़कियों के साथ समूह में रहना चाहती है। इस स्टेज में बालक अपने लिंग के अनुसार समूह में रहना चाहता है। तो बालक आपके 6 से 12 एज में अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो समलिंगी समूह में रहना पसंद करता है। अब आते हैं अगली
आपके जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि आपको भी अगर याद आता होगा, बोले हम बचपन में जाना चाहते हैं। सब कोई अपने बचपन में अगर कभी भी जाना चाहता है तो इसी 6 से 12 साल की स्टेज में जाना चाहता है। क्योंकि शैशवावस्था में क्या होता है कि हम लोग अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, और हमारे किशोरावस्था में इतनी सारी उलझनें रहती हैं, इतनी परेशानी रहती है, कैरियर की समस्या रहती है, कई प्रकार के हार्मोन डेवलप होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, और सी समस्याएं रहती हैं। तो हम अगर वास्तव में किसी अवस्था में सबसे कंफर्ट महसूस करते हैं, या हम जाना चाहते हैं, या उस अवस्था को जीना चाहते हैं दोबारा, तो वो हमारी बाल्यावस्था ही होती है, जिस अवस्था को हम दोबारा जीना चाहते हैं। आपने सुना होगा कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी कहते हैं कि हम जो है वो अपने बचपन में जीना चाहते हैं। तो कोई शैशवावस्था में नहीं जीना चाहता, कोई किशोरावस्था में नहीं जीना चाहता, बल्कि वो बाल्यावस्था में जीना चाहता है। इसलिए इसको जीवन का अनोखा काल कहा गया है, यानी सबसे सुखद काल आपका है तो वो हमारा बाल्यावस्था होती है, इसलिए इसको अनोखा काल कहा गया। अब आगे बात करते हैं स्फूर्ति की अवस्था पर बात करते हैं। तो अगर हम देखिए स्फूर्ति आपसे कहा जाए, आप अब मान लीजिए बड़े हो गए हैं, टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, आप 12 साल से ऊपर निकल गए, आप अपने यहाँ पर जो बालक हो या पड़ोस में कोई बालक हो, आप उससे 6 से 12 साल के बच्चे को कहिए तो वो 10 बार आपकी सीढ़ियाँ उतर लेगा, चढ़ लेगा, 10 काम आपके कर देगा, पानी उठाना ले जाना, सब कुछ काम हम किसी स्टेज की बालकों के द्वारा ज़्यादातर कराते हैं अपने घर के जो काम होते हैं। क्योंकि उस समय बालक में इतनी स्फूर्ति रहती है कि वो दिन भर काम करके भी थकता नहीं है। उसको लगता है कि मैं अभी और कुछ कर लूँ, मुझे कोई और काम दिया जाए, मुझे कुछ और बात की जाए। इसलिए स्टेज में बालक के अंदर बहुत ज़्यादा स्फूर्ति रहती है, और नित्य नए नए काम करने की उसकी अभिलाषा होती है। इसलिए इस स्टेज को कहा जाता है स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। बालक में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टेज कहा जाता है। अगला मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। अब देखिए बालक बाल्यावस्था में पहुंच गया है, वो परिपक्व नहीं हुआ है, लेकिन उसको लगता है कि मैं परिपक्व हो गया हूँ। मतलब जैसे मान लीजिए मम्मी पापा एक्टिंग कर रहे हैं, या मम्मी पापा जैसे जी रहे हैं मैं भी वैसे ही जीऊँ। मम्मी पापा मान लीजिए आपके वर्किंग कर रहे हैं ज़्यादा, तो उसको भी लगता है मैं भी वर्किंग करूँ। मम्मी पापा मान लीजिए कोई बड़ा आप बढ़िया सी घड़ी लेके आए, आपने मान लीजिए 2000 की घड़ी पहनी, तो उसको भी लगता है कि मैं भी 2000 की घड़ी पहनूँ, क्योंकि मैं भी अब बड़ा हो चुका हूँ। तो उसे वास्तव में वो परिपक्व नहीं है। जैसे हम किशोरावस्था में गए तो बालक परिपक्वता की ओर जा रहा है, लेकिन इस स्टेज में बालक परिपक्व नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि मैं परिपक्व हो चुका हूँ। यानी अपने मम्मी पापा की तरह या अपने गुरु की तरह आप कहिए उस बालक से कि आपको टीचर बना दिया जाए, तो आप देखिए जैसे वो टीचर की तरह बिल्कुल एक्टिंग करने लगेगा, तो उसको लगेगा कि मैं बिल्कुल परिपक्व हो गया हूँ, मैं एज ए टीचर हूँ। तो इस तरीके से इसको मिथ्या परिपक्वता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो परिपक्व न होते हुए झूठी परिपक्वता में जी रहा होता है। इस स्टेज में बालक झूठ भी बोलना सीख जाता है, आपने देखा होगा। पहले शैशवावस्था में अगर कहा गया कि बेटा ऐसा काम नहीं करना या ऐसा किसी को नहीं बताना, तो वो बता देता था कि मम्मी ने कहा है कि ऐसा नहीं बताना, हम आपको बता दें। लेकिन इस स्टेज में ऐसा नहीं है। इस स्टेज में बालक झूठ बोलना सीख गया है। वो मान लीजिए कोई सामान लेके आया या किसी ने चोरी कर ली, तो आप उससे पूछेगा तो वो कह देगा मेरे दोस्त ने दी है, या चोरी हो गई या खो गई तो वो कहेगा मैंने किसी दोस्त को दे दी है। तो आप इस अवस्था में देखिए झूठ भी बालक बोलना सीख जाता है, इसलिए इसको अवस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। अब तार्किक चिंतन स्टेज। शैशवावस्था में मैंने आपको बताया था कि बालक के अंदर जो होता है वो अतार्किक चिंतन होता है, कोई तर्क नहीं, कुछ नहीं, अपना जो मन में है वो सोच रहा है। अब बालक जो सोच रहा है उसके पीछे उसका कारण है। अगर उसको कोई ज़रूरत है तभी बालक सोच रहा है उसके बारे में, अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो बालक उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा है। तो इस तरीके से बालक जो है वो किसी न किसी कारण पर सोच रहा होता है, इसलिए इसको तार्किक चिंतन कहा जाता है कि अब बालक आपका लॉजिकल बातें करने लगा है। तो इस वजह से इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। अब देखिए हम आते हैं परिभाषाओं पे। आखिरकार जो हम उपनाम लेके आए थे वो किसी न कहीं कहा है। वो किसने कहा है ये हमारे पेपर के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो परिभाषाएं हैं हमारी,
जो हमारे आपके मनोवैज्ञानिकों ने दी हुई हैं, तो उन परिभाषाओं पर गौर करते हैं। परिभाषाएं देखिए आपको याद नहीं करना, मैं यही क्लास में आपको याद करा दूंगा। जब तीनों अवस्थाएं हो जाएंगी तो इसके बाद मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी लेके आऊँगा इन तीनों अवस्थाओं से संबंधित। अब देखिए हम बात करते हैं जैसे कि इसके बाद कि रास ने क्या परिभाषा दी है। रास ने परिभाषा दी है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता या छद्मकाल है। जिस मिथ्या परिपक्वता पे हम बात कर चुके हैं वो कहा किसने, रास महोदय ने कहा है। अब देखिए हमें कोई चीज़ रास आती है या नहीं आती है, दो ही चीज़ें होती हैं कि हमें या तो रास आएगी, जैसे हम लोग कहते हैं हमें बहुत चीज़ रास नहीं आई, या हम कहते हैं रास। तो अगर हमें रास नहीं आती है तो वो क्या है, हमारे लिए झूठ है। अगर हमें रास आती है तो वो हमारे लिए सच है। तो हमने ये माना कि हमें रास नहीं आ रही थी तो वो क्या हो गई, मिथ्या हो गई, इसलिए इसको हमने मिथ्या परिपक्वता या छद्मकाल कह दिया रास न आने से। तो आप याद रखिएगा कि हमें रास नहीं आया तो हमारे लिए क्या हो गया, मिथ्या परिपक्वता हो गई। अब एक कार्ल एवं ब्रूस के अनुसार, कार्ल एवं ब्रूस ने कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। अब आपने एक एडवर्टाइज देखा होगा कि उन्होंने कहा अगर ब्रश कर लिया तो ब्रश करने से हमें सारी एनर्जी आ जाती है, और सारी एनर्जी आती है और सुबह सुबह उठ के ऐसे लगता है जैसे कि हमने पूरी तरीके से हमारे लिए सब कुछ अनोखा हो गया है। आपने एडवर्टाइज भी देखा होगा ये। तो आप ये समझिए कार्ल महोदय ने ब्रश किया और ब्रश करने पर उन्हें कैसे लगा, सारी चीज़ें अनोखी फील हुई, अनोखी फील हुई, यानी सब कुछ अनोखा लगने लगा, बिल्कुल नए तरीके से तरोताजा लगने लगा। तो कार्ल एवं ब्रूस ने क्या परिभाषा दी है आपके, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। आप अनोखा काल ब्रश करने के बाद अनोखा लगने लगता है, तो हमने याद रख लिया कि आपकी ब्रूस से क्या है, हमारा अनोखा काल है। अगला है आपका स्ट्रैक के अनुसार। स्ट्रैक ने बड़ी अच्छी बात कही। स्ट्रैक ने कहा कि कोई भी बच्चा, शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो हमने 10 वर्ष तक ना खेला हो। ये बात एकदम 100% सही है। आप भी अपने बचपन को याद करिए कि शायद ही ऐसा कोई खेल होगा जो आपने 10 वर्ष तक नहीं खेला होगा। 10 वर्ष की स्टेज में सारे के सारे आपने खेल खेल लिए होंगे, यानी 10 वर्ष की स्टेज में हमने चोर सिपाही, उसके बाद शायद हम इतने सारे खेल नहीं खेलते हैं जितने कि हमने 10 वर्ष में खेल लिए होंगे। तो जी हमारे स्ट्रैक ने कहा है, तो स्ट्रैक ने ये बात कही है, तो हमें क्या करना है कि जैसे हम खेल में क्या करते हैं, एक दूसरे को ट्रैक करते हैं। ट्रैक जैसे उन्होंने कहा ट्रैक कर लो, उन्हें चोर सिपाही, तो एक दूसरे को ट्रैक करते हैं। अब स्ट्रैक से आपको याद रखना है ट्रैक। ट्रैक जो है, ट्रैक जो होता है वो एक दूसरे को ट्रैक, यानी खेल के द्वारा आप एक दूसरे को ट्रैक करते हैं। तो आप ट्रैक के द्वारा एक दूसरे को ट्रैक कर रहे हैं, यानी 10 साल तक आपने सारे खेल ट्रैक कर लिए हैं। ट्रैक कर लिए हैं तो आपका स्ट्रैक से याद होगा कि 10 वर्ष में हमने सारे खेल ट्रैक कर लिए हैं। अब अगला है आपका ब्लेयर व जॉन्स के अनुसार। ब्लेयर और जॉन्स बड़े अच्छे नाम हैं। उन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। यानी इस स्टेज में इन्होंने कहा कि व्यक्ति के जो आदर्श मूल्य है, विचार है, आपने देखा होगा कि बालक को अगर आपके किसी की इज्जत करना या सम्मान देना या किसी से बातचीत करने का ढंग, जो लहजा है, वो आपका बाल्यावस्था में ही बालक का समझ में आने लगता है कि बालक किस ओर जा रहा है। यदि बालक अच्छे से आपसे बातचीत कर रहा है तो आपके संस्कार, आपके निर्माण, ये आपके बहुत सीमा तक निर्माण हो जाते हैं। तो अब याद कैसे रखेंगे, ब्लेयर से हम याद रखेंगे ब्लेजर। जब हम ब्लेजर पहन लेते हैं तो एक एकदम आदर्शवादी व्यक्ति लगने लगते हैं। तो ब्लेजर पहन के हमने अपने आदर्शों का बहुत सीमा तक, अपने आदर्शों को हमने निर्माण कर लिया है, या ब्लेजर के द्वारा हम आदर्शवादी बन गए हैं। तो ब्लेजर और जॉन्स के अनुसार हम याद रखेंगे कि हम आदर्शवादी बन चुके हैं। अब थोड़ी सी आखिरकार इनकी शारीरिक हलचल पर बात कर ली जाए कि बाल्यावस्था में बालक की शारीरिक हलचल क्या होती है। तो अगर हम बात करें कि बालक जो है
इस स्टेज पर आपको हमने बताया कि शैशवावस्था में जो होता है, जब शैशवावस्था खत्म होती है हमारी, तो हमारा जो एक बालक है और एक बालिका है। जब शैशवावस्था खत्म होती है तो हमारे जो बालक हैं उनकी लंबाई आपके बालिकाओं की अपेक्षा लगभग थोड़ी सी ज़्यादा होती है जब शैशवावस्था खत्म होती है। लेकिन जब बाल्यावस्था में आते हैं, हम बाल्यावस्था में आते हैं, तो हमारे जो बालक और बालिकाएं हैं, तो 12 साल के होते होते हमारी बालिकाएं की लंबाई अधिक हो जाती है और बालक की लंबाई हमारे थोड़ी सी बालिकाओं की अपेक्षा कम रह जाती है, थोड़ी सी कम रह जाती है लंबाई, और बालिकाओं की लंबाई हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो इस स्टेज की अगर बात करें हम, तो आपको यहीं पर मैं तीनों स्टेजें समझाना चाहूँगा कि जब हम शैशवावस्था में आते हैं तो हमारे बालक की लंबाई ज़्यादा होती है और बालिका की लंबाई कम होती है जब शैशवावस्था खत्म होने को आती है। और जब हमारी बाल्यावस्था खत्म होने को आती है तो हमारे बालक की लंबाई कम रह जाती है और बालिकाओं की लंबाई बालक की अपेक्षा कर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। और लगभग ये माना गया है कि बालक की लंबाई लगभग 138 सेंटीमीटर और बालिका की लंबाई लगभग 139 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है, ये माना गया। तो बालिकाएं बालकों से अधिक लंबी हो जाती है। ये तो हो गई लंबाई की बात। अगर हम दांतों की बात करें तो इस स्टेज में बालक की शैशवावस्था में जो है वहाँ पर कच्चे दांत होते हैं, यानी जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। इस स्टेज में अगर हम बात करें तो हमारे इस स्टेज में हमारे लगभग 15 से 20 दांत ऐसे होते हैं, 15 से 16 दांत ऐसे होते हैं जो कि हमारे पक्के हो जाते हैं, यानी पूर्णतया पक्के दांत जिन्हें कहा जाता है, यानी इन्हें कहा जाता है कि जो आप टूटेंगे तो दोबारा नहीं होंगे, वो दांत हमारे स्टेज में आ जाते हैं। अब अगर आगे और बात करें हम, क्योंकि बालक जो है हमारा, बालक का धड़कन की बात करें अगर हम, तो शैशवावस्था में जो धड़कन हमारी, शैशवावस्था में धड़कन जो थी वो जब जो आपकी 140 प्रति मिनट के हिसाब से चल रही थी, वो इस स्टेज पर आके आपकी 100 धड़कन प्रति मिनट के हिसाब से चलने लगती है, यानी बालक की धड़कन भी आपकी कम हो जाती है। और बालक की हड्डियों के बारे में अगर हम बात करें कि बालक में लगभग हड्डियां कितनी होती हैं इस स्टेज में, तो आपका जब बचपन स्टार्ट होता है तो बालक की हड्डियां जो होती हैं वो हमारी 260 या 70 के आसपास मानी जाती हैं। ये होता है हमारा शैशवावस्था में। अगर यहाँ पर देखें तो 270 हड्डियाँ जो है वो शैशवावस्था में मानी गई हैं, और ये हड्डियाँ धीरे धीरे बढ़ती हैं बाल्यावस्था में आके, और लगभग 350 हड्डियाँ ये मानी गई हैं कि हमारी बाल्यावस्था में हो जाती हैं। और किशोरावस्था में आके यही हड्डियाँ हमारी जाके फिर 206 हो जाती हैं, यानी कई हड्डियाँ फिर एकदम से मर्ज हो जाती हैं, और बाकी किशोरावस्था में हमारी हड्डियाँ 206 बच जाती हैं। अब इस तरीके से मैंने आपको शारीरिक ढांचा भी बताया बाल्यावस्था का, परिभाषाएं भी बताई, और परिभाषाओं को कैसे याद रखना है आपको इस तरीके से, साधारण तरीके से आपको बताया। ये सारे उपनाम, परिभाषाएं और ये सारी चीज़ें आपके पेपर के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जो हमारे वैज्ञानिक हैं वाटसन, उन्होंने कहा है कि 18 साल तक आते आते बालक आपका पूर्णतया परिपक्व हो जाता है, आपका 18 साल में पूर्णतया परिपक्व हो जाता है। ठीक है, तो आपके इस तरीके से पूरा फिगर चल रहा है, और आपको दिमाग में रखना है कि ये परिभाषाएं आपके पेपर के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपकी जो मैंने उपनाम बताए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, और ये शारीरिक ढांचा भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। धन्यवाद। इसके क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगा आपके लिए, ये तीनों अवस्थाएं होने के बाद इन तीनों से संबंधित क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आऊँगा।